नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने ईवीएस सेक्शन जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 12 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और इसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं वो हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि रीजन आपको बताना है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि वे मन लगाकर हिंदी जो है वो नहीं सीखते हैं। तीसरा कह रहा है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और चौथा कह रहा है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सीटेट पर या सीटेट में आप कह सकते हैं सेम इसी टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हिंदी कठिन भाषा है तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। हिंदी सीखने के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मन लगाकर भी नहीं होगा। पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रायः हिंदी और उनकी जो मातृभाषा उनकी संरचना में अंतर होता है, यही रीजन जो है वो आपका हो जाएगा। 32 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व जो है वो नहीं है। सौंदर्यानुभूति, देश काल, शैली या कथा वस्तु। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। तो उपन्यास का जो तत्व नहीं है वो पहला वाला जो है सौंदर्यानुभूति जो है वो नहीं है, जबकि देश काल भी होता है, शैली भी होता है, कथा वस्तु भी होता है। यानी कि आपका पहला ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हुए हैं होते हैं क्या कहलाते हैं। संस्कृत कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के यूज हुए हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो संस्कृत की जब बात की जाए तो तत्सम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, तत्सम में देखिए जो सा आ रहा है, इससे कभी आप नहीं भूलेंगे कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव होते हैं। यहाँ पर संस्कृत पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती पत्रिका के संपादक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। श्याम सुंदर दास होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा, प्रताप नारायण मिश्र होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से छाटना है। बताना है आपको कि सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक जो है वो थे। अगला प्रश्न 35 प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। शिव जी का किया है, कृष्ण जी का किया है, राम जी का किया है, विष्णु जी का किया है। चार ऑप्शन में छाटना है आपको। बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तुलसीदास जी के संदर्भ में पूछा गया है अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल सा प्रश्न है। 36 प्रश्न पूछ रहा है दोहा कोश के रचयिता कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लुइपा है, जोइंदू है, सरहप्पा है या कन्हप्पा है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। दोहा कोश के रचयिता आपसे जो है वो पूछा गया है। तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला ही सरहप्पा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हीं को सिद्ध सरहप्पा करके भी जो है वो कहीं कहीं लिखा आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला सरहप्पा जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी दोहा कोश। 37 प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ, गुण, अयादि या यण। चार ऑप्शन में छाटना है आपको। बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। विद्यार्थी शब्द का सबसे पहले आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, विद्या धन अर्थी। और विद्या धन अर्थी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही, आ और आ मिलकर बड़ा आ बना रहा है। तो आपका पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 प्रश्न देखते हैं। रामायण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। राम प्लस आयन होगा, राम प्लस अयन होगा, राम प्लस यन होगा या रमा प्लस आयन होगा। चार ऑप्शन में छाटना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका तो सबसे पहले यहां पर भी अगर बात करें संधि विच्छेद की, तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन राम प्लस अयन जो है वो सही होगा। आयन नहीं होगा, राम प्लस अयन होगा। यहां पर देखिए राम में स्टार्टिंग में आ रहा है, छोटा आ रहा है, और इसी प्रकार अयन में भी देखिए छोटा आ रहा है।
और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो बड़ा आ बना रहे हैं, तभी तो आपका रामायण होगा। इसीलिए यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आ और आ अभी मैंने बताया था दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। 39 प्रश्न कह रहा है कि पद्मासन में कौन सा जो है वो समास होगा, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। ऑप्शन 1 2 3 4 में छाटना है, बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए जब बात हो रही है यहाँ पर पद्मासन की, तो आप ये भी देखते हैं ना कि एक योग में भी मुद्रा होती है पद्मासन, और एक आसन को भी बोलते हैं। तो जब अन्य पद प्रधान की बात होती है तो किसी और को ना प्रायोरिटी देते हुए आप किसको प्रायोरिटी देंगे, बहुब्रीहि समास को देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से तीसरा वाला बहुब्रीहि समास जो है वो हो जाएगा। पद्मासन एक योग की क्रिया भी आप जानते होती है, उसके साथ साथ एक जो प्रभु हैं उनका आसन को भी बोलते हैं, विष्णु शायद विराजमान होते हैं उसको भी कहते हैं। तो मेन जो यहाँ पर है अन्य पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। 40 प्रश्न देखते हैं, रण कुशल में समास बताइए। तो आपका तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि में से 4 ऑप्शन में छाटना है आपको और बताना है कौन सा जो है वो सही होगा रण कुशल में समास। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, रण कुशल का समास विग्रह क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, रण में कुशल होता है ना आपका समास विग्रह, तो उसके आधार पर आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उस टाइप से आप जब इसे देखेंगे तो आपका तत्पुरुष, इसी में विभक्तियां सारी होती हैं, तत्पुरुष समास जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 41, कंदरा किसका पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है, गुफा, गोह, गुहा या ये सभी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। गुहा, खो, गुहा ये तीनों ही आपके जो पर्यायवाची हैं इसके होंगे। देखिए खो तो आपका पर्यायवाची होता है, गुहा भी होता है, और गुफा जो है एग्जैक्ट ना होकर इसकी जगह मांद आपको देखने को मिलता है, मांद देखने को मिलता है, इसका मतलब ही होता है गुफा। तो ये भी आपका होगा, तो ये तीनों आपके होंगे, यानी कि ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा विवर होता है, बिल होता है, गर्त होता है, कंदर के साथ साथ कंदरा भी होता है, कंदरा तो मतलब पूछा ही गया था, कंदर भी होता है, गार भी होता है, इस टाइप के पर्यायवाची हो जाएंगे। 42 प्रश्न कह रहा है कस्तूरी किसका पर्यायवाची जो है वो है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको, मृगमद का है, मंसिज का है, पंखुड़ी का है या गुचा का है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। आंसर की बात करें तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन मनसिज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसे मनसिज भी नहीं होगा, एग्जैक्ट आपका पहला वाला मृगमद होगा, हाँ ये वाला सही होगा। कस्तूरी किसका पर्यायवाची है, मृगमद का पर्यायवाची है, क्योंकि इसके कस्तूरिका भी होता है, कुरंग नाभि भी होता है, गंध शेखर भी होता है, मुस्क भी होता है, मृगांडज भी होता है, मृगमद के जैसा मृगांडज भी इसी का पर्यायवाची होता है। तो ये सभी आपके होंगे, पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहा है अमरस जो है वो किसका पर्यायवाची है। प्रेम का है, दया का है, संतोष का है या क्रोध का है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही होगा, अमरस किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला क्रोध जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमर्थ जो है इसका पर्यायवाची क्रोध जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44, झंकृत किस शब्द का जो है वो विलोम है। निस्तब्ध का है, हलचल का है, कंपन का है या गूंज का है। बताना है आपको झंकृत जो है वो किस शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात कर लेते हैं, झंकृत किस शब्द का विलोम है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर पहला ही निस्तब्ध, निस्तब्ध आपका इसका विलोम जो है वो हो जाएगा। कहीं कहीं ये था की जगह आधी था भी बनी रहती है, निस्तब्ध आपका पहला हो जाएगा झंकृत का विलोम। अगला प्रश्न 45 कह रहा है ढांढस का विलोम शब्द क्या होगा। सांत्वना होगा, सहानुभूति होगा, त्रास होगा, अपनत्व होगा। 4 ऑप्शन में छाटना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं आंसर की, ऑप्शन 1 2 3 4 में से ढांढस का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला त्रास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ढांढस का विलोम शब्द क्या होता है, त्रास जो है वो होता है। कुछ यहाँ पर विलोम शब्द कठिन लेवल के भी दे रखे हैं, तो इसलिए आपको याद भी साथ में करते चलना है। गुण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, दोष, निर्गुण, सगुण या स्वगुण। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। गुण का विलोम शब्द आपको बताना है। बात कर लेते हैं आंसर की, ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो गुण का विलोम शब्द आपका दोष होता है। गुण का विलोम क्या होता है, दोष, गुण, दोष। तो आपका पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 प्रश्न कह रहा है
धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है वो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है, वायुयान कहलाता है, भूगर्भ कहलाता है या ब्रह्मांड कहलाता है? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो पहला आपका ऑप्शन अंतरिक्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1। 48 प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 में से छांटना है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। जिसे गिनना असंभव हो तो उसे हम अनगिनत के नाम से जो है वो जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49। उलूक का तद्भव रूप आपको बताना है। तद्भव मतलब इसका हिंदी रूप बताना है। उलूक आपका तत्सम रूप लिखा हुआ है। उल्लूक होगा, उल्लू होगा, उलोक होगा, ओलूक होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला उल्लू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उलूक का तद्भव रूप जो है ये होता है। अगला प्रश्न 50 कह रहा है दुष्परिणाम जो है उसमें किस उपसर्ग का यूज जो है वो हुआ है? दुर उपसर्ग यूज हुआ है, दुष् उपसर्ग, ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उद या उप ये पूछा बहुत जाता है। दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का यूज हुआ है? तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से छांटना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला दुष् उपसर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कह रहा है निरभिमान में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? निर, नी, अभि या अपि, चार ऑप्शन है, बताना है आपको निरभिमान में कौन सा उपसर्ग जो है वो यूज हुआ है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में पहला आपका ऑप्शन पहला वाला निर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निरभिमान में कौन सा यूज उपसर्ग हुआ है? तो निर जो है वो यूज हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 52 प्रश्न कह रहा है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ जो है वो होगा? तुच्छ बात को महत्व देना होगा या छोटी चीज को बड़ी कर देना होगा, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना होगा या निर्लज्ज होना। इस प्रकार से चार ऑप्शन है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरा जो है इसका क्या अर्थ होगा। बात करते हैं फिर आंसर की। तो आप क्या कहेंगे? तिल का ताड़ बनाने का मतलब होता है छोटी चीज को बड़ी कर देना। जैसे कुछ लोग की आदत नहीं होती है छोटी छोटी बात को बड़ा कर देना, उसी के संदर्भ में बोला जाता है। 53 प्रश्न कह रहा है कि दांतों तले अंगुली चबाना जो है किस मुहावरे का अर्थ है? आश्चर्यचकित होना, शर्मिंदा होना, मजबूर होना, निराश होना। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन की बात करते हैं 1 2 3 4 में। तो दांतों तले अंगुली चबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी जो है आपको छांटनी है। चार प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है अनभिज्ञ। मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ अनभिज्ञ लिखा है, पर आपको स्वयं से सोचना होता है कि एक्चुअल में सही इसमें से क्या है। तो आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो छांटना है सही होगा। अनभिज्ञ बात करते हैं आंसर की। तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन अनभिज्ञ ये वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 प्रश्न कह रहा है आपसे कि सही वर्तनी यहां पर भी है और यहां पर भी अलग अलग प्रकार से चार शब्द लिखे हुए हैं। ये तरीका सही होता है प्रश्न का। अब शब्द क्या सही है वो आप स्वयं से सोचिए कि इन चारों में कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका आपका पहला वाला नहीं, दूसरा वाला आपका ऑप्शन समादृत ये वाला जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सम्मानित होता है, ऑनर्ड हम बोलते हैं, HONORED। 56 प्रश्न आपका है कि काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 6 7 8 या 9। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो काव्य शास्त्रों में जो रसों की संख्या है वो आपकी 9 जो है वो मानी गई है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भरत जो थे उन्होंने नाट्य शास्त्र में मूलतः 9 रसों को ही मान्यता दी है। उसी आधार पर भी आप इस प्रश्न को टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 57। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं जो है वो होती हैं? 12 14 16 या 18। इसको तो मैं आपको ट्रिक से भी बता चुका हूं। चौपाई से आपको क्या याद रखना है? 4 पाई। आपको मैंने बताया था ना चौपाई से क्या याद रखेंगे? 4 पाई। और 4 पाई जो है उसके जो चारों पाए होते हैं जिसपे वो खड़ी होती है, 4 पाए इस टाइप से होते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसीलिए आप ये भी याद रखेंगे कि चौपाई के जो प्रत्येक चरण है
उसमें जो मात्राएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यहाँ पर वो नहीं होता कि पहले तीसरे चरण में अलग अलग मात्रा है और दूसरे चौथे में अलग अलग। यहाँ पर चारों चरण में बराबर मात्राएं होती है। वो चारपाई से आप याद रख सकते हैं, चौपाई जब भी आपसे पूछा जाए। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं। और इस 16 को कैसे याद रखेंगे कि इसी चारपाई पर बैठकर आप छोला खा रहे हैं। छोला आप जानते हैं, छोला भटूरा सभी जानते हैं, तो छोला से आप इस 16 को याद रख सकते हैं। तो जब भी चौपाई पूछा जाए तुरंत चारपाई, प्रत्येक पाए बराबर, पाए इन डंडों को कहते हैं जिन पर चारपाई चारपाई खड़ी होती है, तो प्रत्येक वो बराबर, इसलिए इनमें प्रत्येक मात्राएं चरण में बराबर होती हैं। और चारपाई से ही आप याद रखेंगे उसी चारपाई पर छोला, छोला से 16 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं हमारा फिर अगला प्रश्न कौन सा है। 58 की हरि गीतिका जो है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 होती हैं, 24 होती हैं, 26 होती हैं या 28 होती हैं? बताना है आपको कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में जो है वो 28 मात्राएं जो है वो होती हैं। और साथ ही हरि गीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति भी होता है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न 59 क्या है? निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। रूपक, अनुप्रास, यमक या उल्लेख में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम में बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ मटेरियल सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर, तो इसलिए आपको इसके आंसर की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जितने भी चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में। यदि मैं बात करूं यमक अलंकार, आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, यानी कि एक शब्द आपका क्या होता है, एक से अधिक बार, दो बार यूज होता है और अर्थ जो है अलग अलग होता है। यहां पर अगर आप देखिए तो माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, ये, और उसके बाद कर का मन का डारी दे, तो यहां पर एक मन का ये यूज हुआ है, एक मन का ये यूज हुआ है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, तो जो पहला वाला मन का है इस शब्द का जो यूज हुआ है किस अर्थ में हुआ है, तो माला के मोती से संबंधित यहां पर यूज हुआ है। और दूसरी बार जो मन का यूज हुआ है इसका मन की भावनाओं से संबंधित यूज हुआ है। तो जहां पर दो बार यूज हो और दोनों बार अर्थ अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसे पहचानते हैं। अब पूछते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, रचना पर आधारित प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे। तुलसीदास आपको बताना है कि किसकी रचना जो है वो है। चार ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूं। पहला आपका ऑप्शन है तुलसीदास जी की है, दूसरा आपका ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तीसरा आपका ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी की है और चौथा ऑप्शन है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो ये चार ऑप्शन है। तुलसीदास जो है किसकी रचना है ये आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। और रचनाओं पर आधारित बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक से मैं आपको बहुत सी रचनाएं याद करने ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी है तो बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं, इस प्रकार से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप क्या करिएगा उसको देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो आज का हमारा समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।